हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएस क्लासेज। आज से हम यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2021 के प्रिपरेशन के लिए इंटर और हाई स्कूल की सभी सब्जेक्ट की सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं। तो उसी सीरीज़ में आज हम इंटर के लिए इंग्लिश का पहला पार्ट ले करके आए हैं, जिसमें सबसे पहले हम शुरुआत करने जा रहे हैं फिगर्स ऑफ स्पीच। यानी आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं फिगर्स ऑफ स्पीच, जिसे कि हिंदी में अलंकार कहते हैं। उससे पहले साथियों, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाले बेल आइकन को दबाइए, जिससे हमारे आने वाली वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहे। एक और खुशखबरी आप सभी के लिए, क्योंकि अब आपके डीएस क्लासेज चैनल पर प्रतियोगी परीक्षाओं और यूपी बोर्ड एग्जाम 2021 की तैयारी के लिए पूरा मटेरियल वीडियो और पीडीएफ दोनों रूपों में उपलब्ध होगा। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले फिगर्स ऑफ स्पीच, यानी जिसे कि अलंकार कहते हैं, उसे देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले फिगर्स ऑफ स्पीच, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन हमने डिफिनीशन लिख दिया है। ये डिफिनीशन आपसे कभी भी एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी। तो फिगर्स ऑफ स्पीच की डिफिनीशन: ए फिगर ऑफ स्पीच इज ए डेविएशन फ्रॉम द ऑर्डिनरी यूज ऑफ वर्ड्स विद अ व्यू टू इंक्रीजिंग देयर इफेक्ट। यानी शब्दों का जो सामान्य रूप से प्रयोग होता है, उसके अर्थ को, मतलब वाक्य को शोभा प्रदान करने के लिए जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं, उन्हीं को हम फिगर्स ऑफ स्पीच कह सकते हैं। दूसरी परिभाषा इसी की एक है, ये फिगर ऑफ स्पीच इज अ डिपार्चर फ्रॉम द ऑर्डिनरी फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन और द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ आइडियाज इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस अ ग्रेटर इफेक्ट। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि अलंकार जो है वो ऐसे शब्द हैं जो कि वाक्य में साधारण तरीके से ना कह करके किसी प्रभावशाली या उनके प्रभाव को बढ़ाने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, उन्हें हम अलंकार कहते हैं। तो आप सबसे पहले ये चीज़, ये फिगर्स ऑफ स्पीच की डिफिनीशन हो गई। अब सबसे पहले हम जान लेते हैं यहाँ पे कि यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम में इंटरमीडिएट यानी 11th और 12th, 11th का होम एग्ज़ाम होता है और 12th का बोर्ड एग्ज़ाम होता है। तो इन दोनों क्लासेस में फिगर्स ऑफ स्पीच से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूरे 4 नंबर इस क्वेश्चन से मिलते हैं आपको। अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, सबसे बड़ी चीज़ तो ये है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से राइट द डेफिनेशन ऑफ एनी वन फिगर्स ऑफ स्पीच विद एग्जाम्पल्स। यानी किसी, उसमें आपको 3 से 4 फिगर्स ऑफ स्पीच दिए रहेंगे, उनकी जो है 2 एग्जाम्पल सहित एक की परिभाषा और एग्जाम्पल्स लिखने होंगे। मतलब किसी एक की परिभाषा और एग्जाम्पल्स को लिखना होगा। तो वही हम परिभाषा और लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल्स लेकर के आप लोगों के लिए आए हैं। उसी एग्जाम्पल्स में से गारंटी है कि बोर्ड एग्जाम में आपके फंस जाएगा। तो आगे देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इंपॉर्टेंट फिगर्स ऑफ स्पीच फॉर इंटरमीडिएट क्लासेस। तो वैसे तो फिगर्स ऑफ स्पीच बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं इंटरमीडिएट सिलेबस की। तो उसमें केवल 7 ही फिगर्स ऑफ स्पीच पूछे जाते हैं। सिमली, जिसे कि हिंदी में उपमा अलंकार कहते हैं। मेटाफर, जिसे रूपक अलंकार कहते हैं। तीसरा है पर्सोनिफिकेशन, जिससे मानवीकरण अलंकार कहते हैं। चौथा है अपोस्ट्रॉफी, जिसे संबोधन कहते हैं। 5वां है हाइपरबोल, जिसे अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। और छठा है ऑक्सिमोरन, जिसे कि विरोधाभास अलंकार कहते हैं। और 7वां है ओनोमेटोपोइया, जिसे कि ध्वनि सूचक अलंकार कहते हैं। तो ये 7 अलंकार हो गए। इसी में से कोई ना कोई आपके एग्जाम में पूछा, मतलब कई दिए रहेंगे, उसमें से जो आपको अच्छा लगे वो आप लिख करके और उसके 2 एग्जाम्पल्स लिख दें, 4 नंबर। यह बिल्कुल श्योर है कि इससे पूछा ही जाता है प्रश्न। आप देखते हैं 1 बाय 1 डिफिनीशन समझते हैं और उनके एग्जाम्पल्स को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले सिमली आ जाता है, जिसे कि उपमा अलंकार कहते हैं। तो इसकी डिफिनीशन यहाँ देखिए, डिफिनीशन में आ जाएगा, इन अ सिमली ए कंपैरिजन इज मेड बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट काइंड्स which have at least one point in common and words of comparison like, as, so and are used। अब कहने का तात्पर्य यहाँ पे परिभाषा है सिमली की, वो है इन अ सिमली ए कंपैरिजन इज मेड बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट काइंड्स which have at least one point in common। तो परिभाषा हमारी केवल कॉमन तक ही है, उसके आगे है हमने जो लिख रखा है वो और ऐड कर दिया है आपको समझने के लिए। अब होता क्या है,
सिमिली में क्या होता है, जिससे कि हम उपमा अलंकार कहते हैं। तो उपमा अलंकार में भिन्न भिन्न प्रकार की दो ऐसी वस्तुओं की तुलना की जाती है जो कम से कम किसी एक बात में समान हो। आगे समझ में, यानी दो भिन्न भिन्न चीज़ों में तुलना करी जाएगी जो कम से कम एक पॉइंट से, मतलब एक किसी न किसी एक बात में एक दूसरे के समान हो। और सबसे बड़ी खास बात यह है कि सिमिली के जितने भी एग्जाम्पल्स होते हैं उनमें तुलना करने वाले शब्द लाइक, सो और ये लाइक, सो और एज का प्रयोग होता है। तो आगे समझ में, यदि सपोज दैट परिभाषा और एग्जाम्पल्स लिखना ना आए और आपको 4 कम से कम एग्जाम्पल्स दिए रहे और उसमें से फाइंड आउट करना हो कि इनमें से कौन से सेंटेंस में कौन सा फिगर्स ऑफ स्पीच है, तो उसके लिए एक ट्रिक बन गई। अगर सिमिली को हमें पहचानना है तो हमें देख लेना किसी भी वाक्य में यदि लाइक, सो, एज ये वर्ड लगा है तो सीधे आंखें मूंद करके हमें बंद कर देना है। क्या ये क्या हो जाएगा, सिमिली का एग्जाम्पल हो जाएगा। आप सिमिली के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। पहला है लाइफ इज लाइक अ ड्रीम, ये सिमिली का एग्जाम्पल है। क्यों है, लाइक लगा हुआ है। दूसरा है हिज वर्ड्स पियर्सेड लाइक एन आरो, यानी उसके शब्द उसे बाण की तरह, तो इसमें भी लाइक लगा है, तो ये सिमिली का है एग्जाम्पल। फिर है हिज लैंग्वेज इज स्वीट लाइक हनी, तो इसमें भी लाइक लगा हुआ है, तो ये भी क्या है, सिमिली का एग्जाम्पल है। अब आगे देखते हैं सी इज लवली लाइक अ रोज, तो इसमें भी जो है वो क्या लगा हुआ है, लाइक लगा हुआ है, तो इसलिए ये भी सिमिली का एग्जाम्पल है। पांचवा देखते हैं सी इज लाइक ए टीयर फ्रॉम द आइज ऑफ अ ब्राइड, तो इसमें भी तुलना करने वाला शब्द लाइक लगा है। तो एक बात ध्यान रखना है, जब भी हमें सिमिली का एग्जाम्पल लिखना है बोर्ड एग्जाम में, तो हमें क्या करना है, ऐसा एग्जाम्पल ध्यान रखना, जब आप सिमिली का एग्जाम्पल लिखने जा रहे हो तो उसमें लाइक, सो, एज अगर प्रयोग नहीं हुआ है तो वो सिमिली नहीं हो सकता। तो ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान में रख करके पेपर हल करिएगा। आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं अब मेटाफर, जिसे कि हम रूपक अलंकार कहते हैं। ये मेटाफर इज एन इम्प्लाइड सिमिली, मेटाफर की डिफिनीशन बहुत अच्छी, ए मेटाफर इज एन इम्प्लाइड सिमिली, ये इतनी इसकी छोटी सी परिभाषा है। आप चाहो तो इसे नोट डाउन कर सकते हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट भी और आसानी से याद भी हो जाएगी। अब मेटाफर में क्या होता है, मेटाफर में भी दो वस्तुओं में तुलना करी जाती है, लेकिन उसमें तुलना करने वाले शब्द नहीं लगाए जाते हैं। समझ में आ गया, लाइक, एज, सो का प्रयोग मेटाफर में नहीं होगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं जो रूपक अलंकार है वो उपमा अलंकार का अभिव्यक्त रूप है। आगे समझ में, जैसे हमने पढ़ा था पीछे सिमिली का एग्जाम्पल पढ़ा कि लाइफ इज लाइक अ ड्रीम, तो उसमें लाइक लग गया तुलना करने वाला शब्द, तो वो हो गया सिमिली का एग्जाम्पल। अब हम उसी को कह दें लाइफ इज अ ड्रीम, तो इसमें तुलना करने वाला शब्द नहीं लगा, तो वो मेटाफर का एग्जाम्पल हो जाएगा। अब इसके एग्जाम्पल्स को देखते हैं और पढ़ते हैं। लाइफ इज ए टेल टोल्ड बाय एन इडियट, ये मेटाफर का है। लव इज द स्पाइस ऑफ लाइफ, ये भी मेटाफर का एग्जाम्पल्स है। और ध्यान करके नोट डाउन कर लो, इन्हीं को पढ़ लो, इसी में से बोर्ड में फंसेगा गारंटी से। द कैमल इज द शिप ऑफ द डिजर्ट, अर्थात ऊंट जो है रेगिस्तान का जहाज है। तो क्या है, जहाज से और ऊंट से तुलना करी गई, लेकिन इसमें तुलना करने वाले शब्द नहीं लगाए गए, इसलिए इसे मेटाफर में रखा गया। रिवेंज इज अ काइंड ऑफ वाइल्ड जस्टिस, बदला जो होता है, रिवेंज मीन्स बदला, जो हम बदला लेते हैं वो जंगली न्याय कहलाता है, तो वो भी नहीं। लाइफ इज अ ड्रीम, आ गया वही एग्जाम्पल। अब यहाँ पे आप कहोगे सर लाइफ इज लाइक अ ड्रीम, अभी सिमिली में आपने बताया, और लाइफ इज अ ड्रीम आप मेटाफर में बता रहे हो, तो हाँ ये सच है कि यदि इसमें तुलना करने वाला शब्द लाइक, एज या सो लग जाए तो ये सिमिली का एग्जाम्पल हो जाएगा, नहीं लगा तो मेटाफर का एग्जाम्पल है। आगे समझ लिए, होप इज द पुअर मैंस ब्रेड, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, होप इज द पुअर मैंस ब्रेड, तो ये भी किसका एग्जाम्पल है, मेटाफर का एग्जाम्पल है। लाइफ इज बट अ वॉकिंग शैडो, ये भी बहुत पूछा गया है और ये भी मेटाफर का एग्जाम्पल है। फिर है ही इज द पिलर ऑफ द स्टेट, ये भी मेटाफर का एग्जाम्पल है। आ गया समझ में, मेटाफर क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं पर्सोनिफिकेशन, जिसे कि हम कहते हैं पर्सोनिफिकेशन।
पर्सोनिफिकेशन। अब इसमें क्या देखना है, इसकी परिभाषा में याद करनी है। तो सबसे पहले इट इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच लाइफलेस ऑब्जेक्ट एंड abstracts आइडियाज और थॉट ऑफ एज लिविंग बीइंग्स। अर्थात मानवीकरण वह अलंकार है जिसमें निर्जीव वस्तुओं तथा विचारों को सजीव मान लिया जाता है। अब हम एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं क्या ये सच ऐसा है। आ गया समझ में। मानवीकरण अलंकार ये भी इंपॉर्टेंट है, यानी बोर्ड जो इसमें इंटरमीडिएट सिलेबस में निर्धारित है फिगर्स ऑफ स्पीच वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, कोई ना कोई जरूर उसी में से ही बोर्ड में पूछा जाएगा। तो हम यहाँ पे परिभाषा में क्या बता रहे हैं कि मानवीकरण अलंकार वह अलंकार है जो निर्जीव वस्तुओं तथा विचारों को सजीव मान लेता है। अब देखते हैं एग्जाम्पल से क्या सही। एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। बात आ गई, एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। तो एक्सपीरियंस क्या है, एक थॉट है, लाइफलेस है, और टीचर क्या होता है, लिविंग बींग्स होता है। तो एक्सपीरियंस को टीचर मान लिया गया है, तो यानी एक्सपीरियंस निर्जीव यानी विचार को सजीव मान लिया गया, तो इसमें पर्सोनिफिकेशन हो गया, राइट। अब अगला बहुत इंपॉर्टेंट है, डेथ लेज हिज आइसी हैंड्स ऑन किंग्स। अर्थात मृत्यु अपने बर्फीले हाथ राजाओं पर भी डालती है, अर्थात राजाओं की भी मृत्यु होती। तो अब डेथ क्या है, एक विचार है, तो अनकंक्रीट फॉर्म है, यानी जो विचार है या निर्जीव है उसे जब सजीव मान ले, तो इसमें डेथ क्या है, एक विचार है, निर्जीव है, उसे हम क्या मान रहे हैं, हाथ पैरों वाला, यानी सजीव मान रहे हैं। तो यहाँ पे भी पर्सोनिफिकेशन अलंकार हो जाएगा। लव इज ब्लाइंड, प्रेम अंधा है, प्रेम इज अ थॉट, लव इज अ थॉट दैट नॉट लिविंग बींग्स। अर्थात प्रेम एक विचार है, वो सजीव नहीं है। अंधा कौन हो सकता है, आदमी हो सकता है जो सजीव है। तो यहाँ भी प्रेम को सजीव मान लिया गया है, तो ये भी पर्सोनिफिकेशन अलंकार का एग्जाम्पल्स है। अब अगला देखते हैं 4 नंबर, एंजाइटी सिटिंग ऑन हर फेस। वाह, एंजाइटी मीन चिंता, चिंता उसके चेहरे पर बैठी है। अरे भाई, चिंता एक थॉट है, लाइफलेस थॉट है, जिसे आप लिविंग बींग्स मान रहे हो, तो इसलिए यहाँ इस एग्जाम्पल्स में भी पर्सोनिफिकेशन फिगर्स ऑफ स्पीच है। अगला देते हैं, अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर्स बट वंस। अर्थात अवसर, अपॉर्चुनिटी मतलब अवसर, तो अवसर क्या है, ये भी एक थॉट है, लाइफलेस थॉट है, जिसे कि हम लिविंग बींग्स मान लिए हैं। नॉक्स मतलब खटखटाना, मतलब अवसर एक बार दरवाजे पर खटखटाता है। अरे भाई, कोई सजीव प्राणी आएगा तब आपके दरवाजे को नॉक करेगा, कोई विचार या लाइफलेस थिंग्स नहीं कर सकती। तो इसमें भी आपका पर्सोनिफिकेशन फिगर्स ऑफ स्पीच यूज हुआ है। अब लेट नॉट एम्बिशन मोक दियर यूजफुल टॉयल। इसमें एम्बिशन मतलब महत्वाकांक्षा को भी सजीव मान लिया गया है, तो ये भी पर्सोनिफिकेशन अलंकार हो गया। अब आगे देखते हैं, आगे है अथॉरिटी फॉरगेट्स अ डाइंग किंग। तो इसमें अथॉरिटी मतलब एक, जिसे कहते हैं अथॉरिटी दी गई, यानी एक प्रकार का पदभार कह सकते हैं। तो वो क्या है, एक निर्जीव बात है, और डाइंग किंग मरा हुआ राजा, तो एक सजीव था लेकिन निर्जीव हो गया राजा। तो इसमें भी अथॉरिटी जो है एक निर्जीव चीज़ है, तो वो भी पर्सोनिफिकेशन का एग्जाम्पल है। अब देखते हैं, ए लाई हैज नो लेग्स। झूठ के पैर नहीं होते। अरे भैया, झूठ एक विचार है, उसको सजीव मान के उसके पैर क्यों लगा रहे हो, तो इसलिए झूठ में हमने पैर लगा दिया है, तो ये क्या हो जाएगा, फिगर्स ऑफ पर्सोनिफिकेशन। मतलब कहने का मतलब है फिगर्स ऑफ स्पीच जो है पर्सोनिफिकेशन इसमें यूज हुआ है। तो उम्मीद है कि ये क्लियर हो गया, यानी जो निर्जीव या सजीव वस्तुओं को जो निर्जीव वस्तुओं या विचारों को सजीव मान ले, वो फिगर्स ऑफ स्पीच का पर्सोनिफिकेशन है, ठीक है। यानी पर्सोनिफिकेशन फिगर्स ऑफ स्पीच उसमें यूज हुआ है। अब आगे देखते हैं अगला कौन सा है। आगे आपका आ जाता है अपोस्ट्रॉफी, यानी जिसे कि संबोधन अलंकार कहते हैं। एन अपोस्ट्रॉफी इज अ डायरेक्ट एड्रेस टू द डेड, टू द एब्सेंट, और टू अ पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट और आइडिया। कहने का मतलब संबोधन अलंकार वह अलंकार है जिसमें मरे हुए व्यक्ति को, अनुपस्थित व्यक्ति को या मानवीकृत पदार्थ या विचार को स्पष्ट रूप से संबोधित किया जाता है। समझ में आ गया, किसको, मरे हुए व्यक्ति को, या जो वहाँ पे प्रेजेंट ना हो उसे बुला लिया जाए, या किसी मानवीकृत पदार्थ या थॉट को भी
एड्रेस कर दिया जाए, बुला लिया जाए, तो कहा जाए, तो ये चीज़ है। अब इसके एग्जाम्पल्स को देखते हैं। इसके एग्जाम्पल्स में ओ ग्रेव, ग्रेव मीन्स कब्र भाई। वेयर इज द विक्ट्री, अब इसमें क्या कर रहा है, स्पीकर एड्रेस कर रहा है ग्रेव यानी कब्र को। वेयर इज द विक्ट्री यानी विजय कहाँ है, तो इसमें भी डायरेक्ट एड्रेस कर लिया गया किसे, ग्रेव को, कब्र को, जो कि क्या है, मरे हुए व्यक्ति को उसमें रखा जाता है, वो चीज़। फिर दूसरा एग्जांपल है ओ कैप्टन माय कैप्टन, इसमें भी यानी सीधे कैप्टन थॉट है, वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, वो उसको एड्रेस किया गया है। तीसरा फ्रेलिटी, थाई नेम इज वुमेन, इसमें भी फ्रेलिटी को जो है यूज किया गया है, जो कि थॉट को एड्रेस कर रहा है, इसलिए इसमें भी एपिस्ट्रोफी फिगर्स ऑफ स्पीच है। अब सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ पे ट्रिक बन जाती है। क्या ट्रिक बन जाती है, अगर आपसे कोई कहे, क्या कहे, ट्रिक बन जाती है कि अपोस्ट्रोफी फिगर्स ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई करिए, मतलब पहचानिए। तो जितने भी सेंटेंसेस हैं उनमें यदि मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा है, कौन सा मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, कौन सा, ये वाला जो फ्रेलिटी और कैप्टन और ग्रेव के बाद में लगे, ये मार्क अगर लगा है तो सीधी सी बात है वो क्या हो जाएगा, अपोस्ट्रोफी फिगर्स ऑफ स्पीच हो जाएगा। तो आज के वीडियो में साथियों बस इतना ही, और आगे के जो आपके शेष बचते हैं फिगर्स ऑफ स्पीच वो नेक्स्ट पार्ट में आपको मिलेंगे। और आप सभी लोग अपने बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए हमारे चैनल के साथ जुड़ करके। और एक विशेष सूचना आप सभी लोगों के लिए है जो हमने नई शुरू करी है, कि ये जो नोट्स जिससे हम आपको पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पे, ये सारे नोट्स की PDF आप लोग हमसे फ्री में प्राप्त कर सकते हैं, इसका कोई कॉस्ट नहीं लगेगा। हमारा नंबर दिया हुआ है, इस पर व्हाट्सएप करें और मैसेज करें कि सर मुझे PDF चाहिए, और आपको PDF व्हाट्सएप के थ्रू प्रदान कर दी जाएगी। साथियों यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, जिससे वो भी अच्छे से अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर सकें। तो मिलते हैं फिगर्स ऑफ स्पीच के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।